तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन टेक प्लेस, यानी एक्सटेंट का मतलब होता है हद, कि कितनी हद तक हमारी रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगी। ठीक है, मतलब कितनी हद तक हमारी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, यानी बेसिकली हम ये पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो इन्फिनिटी तक जाती हैं, मतलब वो कभी कंप्लीट ही नहीं होती, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि कितनी एक्सटेंट तक रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो इस चीज़ के बारे में हमें इक्विलिब्रियम बनाता है, जो कि इक्विलिब्रियम बताते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम बताता है, तुम्हारी जो एनसीईआरटी है उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी हुई, उसमें जस्ट इतना बता रखा है कि इसने हमें ये एक्सप्रेशन दिया और ये एक्सप्रेशन दिया, हमारी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो ऐसे ये जो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे जस्ट इतना बता रखा है कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें हमें 3 मेन चीज़ें चेक करनी होती है कि रिएक्शन टेक प्लेस होगी कि नहीं, रिएक्शन कितनी एक्सटेंट तक होगी, यानी कितनी हद तक होगी, और ये चीज़ हमें इक्विलिब्रियम बताता है। जैसे ये चीज़ हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है, वैसे ये चीज़ हमें इक्विलिब्रियम बताता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कितनी हद तक हमारे पास रिएक्शन होगी, कितना रिएक्टेंट खत्म होकर कितना प्रोडक्ट बनेगा, यानी हम एक रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें रिएक्टेंट को कितना खत्म करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को कितना फिनिश करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट बन जाए। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे पास ये है, कोई भी रिएक्शन है, A+B C बना रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रिएक्टेंट खत्म होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा ना, जब ये 0 हो जाएगा, रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो वही कितना रिएक्टेंट खत्म होकर कितना प्रोडक्ट बनाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में हम ये जानते हैं टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन टेक प्लेस, कितनी हद तक होगी रिएक्शन, इसमें हम ये जानते हैं कि कितना रिएक्टेंट खत्म होकर कितना प्रोडक्ट बनाएगा, यानी हमें रिएक्टेंट को कितना खत्म करना पड़ेगा कि वो हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे दे, एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दे दे, राइट। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, देखो, स्पीड ऑफ रिएक्शन, या फिर यानी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब भी स्पीड ही होता है, ये इसके बारे में हमें केमिकल काइनेटिक्स बताती है, यानी हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स है ये डील करती है इस चीज़ के साथ कि स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, रेट क्या होगी रिएक्शन की। ठीक है, अब देखो, बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशंस ऑफ द थिंग्स, डेफिनेशंस पे जाने से पहले ये चीज़ तुम लिख सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन पे जाने से पहले, चीज़ों की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें ना, चीज़ों की डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले हमें ना ये पता होना चाहिए कि स्पीड, कोई भी रिएक्शन है, हमें पता है कि केमिकल काइनेटिक्स किसके साथ डील करती है, स्पीड यानी रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करती है। तो ये चीज़ पढ़ने से पहले, चैप्टर को और आगे बढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक रिएक्शन की स्पीड जानना क्यों ज़रूरी है, मतलब हम क्यों जान रहे हैं एक रिएक्शन की स्पीड, पूरी एक सिर्फ एक रिएक्शन की स्पीड पे इतना बड़ा चैप्टर दे दिया हमें, तो क्यों भाई क्या इंपॉर्टेंस है स्पीड की, क्यों जानना है। जैसे मान लो हमारे पास अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं, अब बहुत अलग अलग तरह की, एक हमारे पास होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, एक हमारे पास होती है स्लो रिएक्शन, और एक होती है मॉडरेट। वेरी फास्ट यानी जो बहुत जल्दी हो रही है, पलक झपकते ही हो जाती है, स्लो यानी जो बहुत स्लो है, मॉडरेट यानी मीडियम स्पीड पे, ना ही ज़्यादा स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो स्पीड यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास बेसिकली, तो हम ये जानेंगे भाई किसी रिएक्शन की स्पीड जानना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों कोई रिएक्शन की स्पीड निकाल रहे हैं, क्यों ज़रूरी है जानना। तो देखो, जो मेरे पास स्पीड है, मतलब जो मेरे पास रिएक्शन होती है वो 3 तरह की होती है, एक होती है वेरी फास्ट यानी जो बहुत तेज़ होती है रिएक्शन, पलक झपकते ही हो जाती है, एक होती है स्लो रिएक्शन जो बहुत धीरे होती है, एक मॉडरेट यानी जो ना ही ज़्यादा स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है, ऐसी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखो, मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि जो रस्टिंग ऑफ, अब मान लो मैंने तुम्हें बोला कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी आयरन है, कोई भी आयरन का पीस है, अगर मैं उस पीस को धूप में रख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगी एंड वो ख़राब हो जाएगा, मैंने तुम्हें ये चीज़ बोल दी। अब तुमने क्या किया, तुम गए छत पर, और तुमने क्या किया, तुम गए छत पर एंड वहाँ पर जा करके तुमने क्या किया, तुम अपने साथ ना एक लोहे का, एक आयरन का पीस ले गए, तुमने क्या किया, उसे ना धूप में रख दिया, तुम वेट करते रहे भी ये ख़राब होगा, इस पर जंग लगेगी, तुम वेट कर रहे हो, सुबह से शाम होगी लेकिन ख़राब ही नहीं हुआ, तुम कहोगे भाई इसने तो गलत बताया है, ये तो गलत केमिस्ट्री पढ़ा रही है। ऐसा नहीं है, देखो, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन का सड़ना, आयरन का ख़राब होना, उस पर जंग लगना, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, ROI मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, तो फुल फॉर्म लिखना ROI मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, यानी कुछ आयरन, ऐसे आयरन जो बहुत पुराने हैं वो तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे धूप में जाकर, ऐसे आयरन जो नए नए अभी हम लेकर आए हैं वो नहीं ख़राब होंगे धूप में जाकर जल्दी, ठीक है। तो
अब देखो, अब तुम्हें क्या पता, अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम आयरन को धूप में लेकर जाओगे, लोहे को, तो वो ख़राब हो जाएगा भाई जल्दी से, फटाफट ना वो ख़राब हो जाएगा, मतलब ना वो ख़राब हो जाएगा धूप के कांटेक्ट में आने की वजह से, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से उससे रिएक्ट कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब तुम्हें तो पता नहीं था कि ये रिएक्शन फास्ट है, स्लो है या मॉडरेट है, तो तुम खड़ के वेट करते रहे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पता होता कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है, तो तुम क्या करते, तुम ऊपर आयरन को रख खाते और तुम उसका ऐसे वेट ना करते। तुम्हें पता था कि ये तो स्लो प्रोसेस है, ये तो अपने आप हो जाएगी, तुम अपना आराम से नीचे आते खाते पीते हैं, तुम्हें ऐसे धूप में खड़े होकर वेट ना करना पड़ता। तो ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारी रिएक्शन फास्ट है, स्लो है या मॉडरेट है। कभी कभार क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है, हमें उसका प्रोडक्ट जो है, हमें ना, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका मतलब कोई भी रिएक्शन होती है तो हमें कभी कभार क्या होता है, कुछ रिएक्शन को जल्दी कराना होता है। कोई भी रिएक्शन होती है, मान लो वो रिएक्शन बड़ी स्लो है, हमें उस रिएक्शन को बहुत फास्ट करवाना होता है। मान लो हमें क्या करना है, उसका ऑब्जर्व करना है हमें कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। मान लो कोई रिएक्शन है जो पलक झपकते ही हो जा रही है। अब ऐसी रिएक्शन जो कुछ सेकंड्स में हो रही है, लाइक 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, सॉरी, ऐसी रिएक्शन जो पलक झपकती हो रही है, उसमें हमें ये तो नहीं पता लगेगा कि इस रिएक्शन में चेंज क्या आया, इसमें प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, वो तो बहुत जल्दी हो रही है। तो बहुत टाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि बहुत ज़्यादा जो स्लो रिएक्शन है उसे हमें फास्ट करना पड़ जाता है, ठीक है, मतलब जल्दी करवाना पड़ जाता है। और बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, हमें क्या उसे ना धीरे करना पड़ता है रिएक्शन को, ताकि हम ना उसमें ऑब्जर्व कर पाएँ कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए स्पीड क्या होती है। इस वजह से हमें पहले से ना पता होना चाहिए स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर हमें पता होगा कि भी हाँ ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, तो हम उसे कुछ पैरामीटर्स लगाकर स्लो कर देंगे ताकि हम उसका जो है वो ऑब्जर्व कर पाए प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर मेरे को पता है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो हम इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लगा के उसको फास्ट कर देंगे और उससे उसका हम जो है प्रोडक्ट चेंजेस जो रिएक्शन हो रहे हैं उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। यानी बेसिकली तुम एक सिंपल चीज़ याद रखो कि जो स्पीड होती है और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब जो स्पीड होती है एक रिएक्शन की, वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उस रिएक्शन में कुछ चेंज करके उसकी स्पीड को घटा सके, बढ़ा सके, ठीक है, ताकि उसमें प्रोडक्ट ऑब्जर्व कर सके। या फिर बहुत सारी अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यानी बेसिकली जो हमारा स्पीड होता है और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमें केमिकल किनेटिक्स बताता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम कुछ पैरामीटर्स लगा करके क्या कर पाए, मतलब जैसे कुछ पैरामीटर्स लगा करके हम जो है ऑब्जर्व कर पाए रिएक्टेंट्स को। यानी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास स्पीड है और रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपनी बहुत सारे पैरामीटर्स निकाल कर लगा करके हम अपनी फास्ट रिएक्शन को स्लो कर पाएँ, स्लो रिएक्शन को फास्ट कर पाएँ, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम फास्ट रिएक्शन को स्लो कर पाएँ, स्लो रिएक्शन को फास्ट कर पाएँ, सिंपली, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमें यहाँ से इंपॉर्टेंस पता लगी। और बेसिकली स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें केमिकल किनेटिक्स बताता है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात करते हैं। सी, ये हमारे पास डेफिनेशंस आ गई। सी, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, आई थिंक। ये हमारे पास डेफिनेशंस आ गई। क्या है? देखो, केमिकल किनेटिक्स डील्स विद द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल किनेटिक्स स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करते हैं, ये पहले मैंने बता दिया। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ द स्पीड्स और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी ये जो केमिकल किनेटिक्स है, ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो सेम वही मतलब है, जो डील करती है रेट या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ। द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म, ऐसे फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफेक्ट हो रही है। मान लो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन था वो स्लो था, हमारी रिएक्शन बहुत स्लो थी, हमने उसके अंदर कैटलिस्ट डाला तो उसकी रिएक्शन क्या हो गई? फास्ट हो गई। कैटलिस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में, लास्ट में उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो मतलब क्या है? द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। हम ये भी पढ़ेंगे केमिकल किनेटिक्स में। एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, यानी ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी प्रोसेस जिससे एक रिएक्शन होती है, उसे हम क्या इज नोन एज केमिकल किनेटिक्स, उसे हम केमिकल किनेटिक्स कहते हैं। यानी बेसिकली केमिकल किनेटिक्स डील करती है स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन में। केमिकल किनेटिक्स में हम फैक्टर्स भी पढ़ेंगे जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को।
और ऐसे मैकेनिज्म, ऐसी प्रोसेस, मैकेनिज्म का मतलब होते हैं ऐसी प्रोसेस जिससे जो हमारा रिएक्शन मतलब जिससे जो हमारी रिएक्शन है वो हो रही है, ऐसी प्रोसेस जिससे हमारी रिएक्शन आगे बढ़ रही है, आगे प्रोसीड हो रही है, उस प्रोसेस को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। बेसिकली डेफिनेशन थी जो पहले मैंने तुम्हें बता दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर, मतलब तुमको मैम अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी भाई, आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी। अब देखो, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं, कुछ ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब है कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, यानी ऐसी टर्म्स जो चैप्टर में बहुत बार यूज़ होंगी, तो तुम्हें वो टर्म्स पता होने चाहिए कि वो क्या है एक्चुअल में। एक बार मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ, इफ़ यू वांट टू नोट यू कैन नोट इट आउट। तुम लोग ये भी नोट कर सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये भी नोट कर सकते हो तुम, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब आगे हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास बेसिक टर्म्स हमारे पास क्या है। तो अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, यानी कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं जो कि हमें चैप्टर पढ़ने से पहले क्लियर होने चाहिए, बिकॉज वो टर्म्स बहुत बार यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन होती हैं, यानी अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शन है थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, राइट। सेकेंड रिएक्शन है, बताऊंगी मैं क्या होती है, पहले एक बार लिख लेते हैं हम, राइट, साथ साथ यू कैन राइट। सेकेंड है थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल एंड काइनेटिकली अनफेवरेबल। यही तुम्हारे नोट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, यही होता है नोट्स, और क्या होता है, राइट। शॉर्ट नोट्स अगर तुम कहोगे आई विल प्रोवाइड टू यू, वरना शॉर्ट नोट्स तो वैसे खुद ही बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू माई सजेशन। बाकी क्योंकि दूसरों के शॉर्ट नोट्स यार समझ नहीं आते, खुद ही बनाना चाहिए, हमने भी खुद ही बनाया, तुम लोग भी खुद बना सकते हो, राइट। बेसिकली दिस इज़ फॉर बोथ नीट या फिर क्लास 12। बेसिकली मेन प्रियोरिटी अपनी क्लास 12 रहेगी, CBSE बोर्ड, बट नीट वाले भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, कि सेम ही सिलेबस है भाई, सेम ही सिलेबस है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है नीट में, वो तो मैं करवाऊँगी तुम लोगों को, इसलिए तुम अपनी NCERT साइड में खोल कर रखना, ताकि जो जो टॉपिक होते जाए हम पढ़ते जाएँ, ठीक है। तो आ जाओ, देखो अब आ जाओ हम इस केमिकल, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, हमारे पास एक डिफरेंट अलग अलग तरह की रिएक्शन है, तो अब हम इनको पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस को। तो बेसिकली पहली रिएक्शन है थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। ऐसी रिएक्शंस जो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल हैं, यानी ऐसी रिएक्शंस जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शंस का मतलब ऐसी रिएक्शन जो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो खुद ब खुद नहीं हो जाएंगी, उसे हमें करवाना पड़ेगा, राइट। तो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल मीन्स ऐसे दोज रिएक्शंस व्हिच आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसी रिएक्शंस जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, ऐसी रिएक्शंस व्हिच आर नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स दोज रिएक्शंस व्हिच आर नॉन स्पॉन्टेनियस, उससे हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें पता है थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शंस के लिए क्या होता है, डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा G ग्रेटर होता है 0 से, बात की थी पहले। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शंस एंड काइनेटिकली अनफेवरेबल रिएक्शंस। देखो, जब थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस आ गया, अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शंस है, तो यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि ऐसी रिएक्शन जो क्या है, स्पॉन्टेनियस होंगी, राइट।
ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी। और काइनेटिकली अनफेवरेबल का मतलब है, देखो हमें पता है कि काइनेटिक्स किसके साथ डील करती है, जहाँ पे भी काइनेटिक्स वर्ड आ जाए, काइनेटिक्स वर्ड से रिलेटेड वर्ड आ जाए, यहाँ पे आ गया काइनेटिकली, तो हमें पता है यहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे। यानी अनफेवरेबल, काइनेटिकली अनफेवरेबल का मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। यानी ऐसी रिएक्शंस डायनेमिक्स फेवरेबल एंड काइनेटिकली अनफेवरेबल रिएक्शन, थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल एंड काइनेटिकली अनफेवरेबल रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है, थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नेचुरल होगी, हमें करवाने की जरूरत नहीं है। और काइनेटिकली अनफेवरेबल का मतलब, काइनेटिक हमें पता है स्पीड के साथ डील करते हैं, यानी यहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे। अनफेवरेबल का मतलब स्लो स्पीड होगी हमारी रिएक्शन की, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसका जो स्पॉन्टेनियस हो एंड क्या हो, जिसकी स्पीड जो है वो स्लो हो। ठीक है, हमें पता है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इसके लिए डेल्टा जी इज लेस देन 0, हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी। सी पढ़ा था ना, देखो डेल्टा जी, ये देखो ये भी पढ़ा था, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ा था अभी कि डेल्टा जी इज लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस नेचुरल रिएक्शन है। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल है, जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। डेल्टा जी इज लेस देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल नहीं है, हमें उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, किनेटिकली अनफेवरेबल का मतलब हमारी जो सेक्शन की स्पीड है वो स्लो है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यानी हमें पता है जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं तो डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी, हमारी रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है, तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी, यानी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, स्लो होगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, जस्ट लाइक ये रिएक्शन है A+B इज इक्वल टू C बना रहा है, तो अगर हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पास कोई रिएक्शन है, अब मान लो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होगा, और अगर रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे फॉर्म होगा। प्रोडक्ट कब फॉर्म होता है, जब रिएक्टेंट टोटली खत्म हो जाए, राइट। ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे अभी चैप्टर में। तो देखो जब भी हमारे पास रिएक्शन की स्पीड स्लो हो, तो यानी जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की स्पीड है वो भी स्लो होगी, क्योंकि अगर रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बनेगा। तो ये चीज़ होगी। अब थर्ड हमारे पास रिएक्शन होती है थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल एंड काइनेटिकली फेवरेबल, यानी जो थर्मोडाइनमिकली भी फेवरेबल है। थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल का मतलब रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, ऑब्वियस ही बात है। काइनेटिकली फेवरेबल का मतलब जब काइनेटिकली अनफेवरेबल था तो उसकी स्पीड स्लो थी, अब काइनेटिकली फेवरेबल का मतलब स्पीड उसकी फास्ट होगी। अगर उसकी स्पीड फास्ट होगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा, ऐसी बात है, फास्ट होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो सेम डेल्टा जी इज लेस देन 0, सिंपल, ठीक है। यही चीज़ थी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी थी हमारे पास, कि बेसिक सी बात है, मतलब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमारे पास मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन, अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं। एक होती है थर्मोडाइनमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन। थर्मोडाइनमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जो नेचुरली नहीं हो सकती, हमें करवानी पड़ेगी। उसके लिए एक्सप्रेशन होता है डेल्टा जी इज लेस देन 0, जो मैंने पहले बताया था। थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल का मतलब हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, नेचुरल होगी, अपने आप हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड काइनेटिकली अनफेवरेबल का मतलब स्पीड उसकी स्लो होगी, अगर उसकी स्पीड स्लो होगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी धीरे होगा, स्लो होगा। थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल एंड काइनेटिकली फेवरेबल। काइनेटिकली फेवरेबल का मतलब स्पीड फास्ट होगी, अगर स्पीड फास्ट होगी रिएक्शन की तो हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी फास्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब जल्दी जल्दी बनेगा। थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, नेचुरल होगी, डेल्टा जी इज लेस देन 0, डेल्टा जी इज लेस देन 0, नेचुरल होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है, उसका बेसिक सी चीज़ तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है, तो वही चीज़ है बस। अब आगे हम पढ़ते हैं स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में, यानी एक और टर्म आती है हमारे पास जो कि क्या है, स्टीशियोमेट्रिक या फिर स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट।
थोड़ा मेरे को भी दिक्कत होती है इसे प्रोनाउंस करने में, बट स्टिल देखो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स या फिर स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है फटाफट देखते हैं, आ जाओ। ये भी एक और बेसिक टर्म है स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो टर्म है ना ये बार बार चैप्टर में यूज़ होगी, तो पहले जान लेते हैं, पहले जान लेते हैं भी क्या है, ताकि बाद में कोई हमें डाउट ना आए, प्रॉब्लम ना आए। तो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे मान लो हमारे पास, हम अगर बात करें नॉर्मली, मैं रफली बता रही हूँ तुमको यहाँ पर, अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, 10वीं तक की मैथ तो सबने पढ़ी, आई होप, है ना, नॉन मेडिकल वाले तो अभी पढ़ रहे हैं। तो देखो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, मैथमेटिक्स में हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है x + y = 0 लगा लो, ठीक है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, तो बेसिकली मान लो इसके आगे लिखा है 2, इसके आगे लिखा है 3, तो मैं कहूँगी ना x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। जैसे मान लो मैथमेटिक्स में हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, मैं रफली बता रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, तो मैं स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है ये समझाने के लिए रफली बता रही हूँ। जैसे मैथमेटिक्स होती है, इसमें बस कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी इक्वेशन होता है, रैंडमली मैंने चक ली इक्वेशन 2x + 3y = 0, तो मैं कहती हूँ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2 एंड y का कोफिशिएंट है 3, मैं ये बोलती हूँ। तो ऐसे स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये है, जैसे हमारे पास ये कोई भी रिएक्शन है V1A, V2B, V3C + V4D, तो हमारे पास ये जो V1 होगा, ये जो V2 होगा, ये V3 होगा और V4 होगा, ये क्या होंगे, ये होंगे SC। SC का मतलब स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तुम फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैम अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ, तो मैथमेटिक्स में मान लो मेरे पास कोई भी इक्वेशन है 2x + 3y = 0, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो x है उसका कोफिशिएंट 2 है, y है उसका कोफिशिएंट 3 है, ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर हम नॉर्मली बात करें। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में, साइंस में क्या होता है, हमारे पास एक वर्ड होता है स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई भी रिएक्शन है, तो इसमें जो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, क्या होंगे, सब स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे। यानी हेयर V1, V2, V3, V4 आर SC मीन्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। SC का मतलब स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, मान लो मेरे पास एग्जांपल है 1N2 + 3H2 और 2NH3, तो यहाँ पे स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ये 1 स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होगा, 3 होगा और 2 होगा, 1, 2, 3 आर SC मतलब स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे। अब देखो जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, ये पता क्या होती है, ये एक मैथमेटिकल नंबर होता है, क्या होता है, मैथमेटिकल नंबर होता है एक। तो देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन ली 1N2 + 3H2O = 2NH3, ठीक है, तो यहाँ पे 1, 3 और 2 ये क्या हो जाएंगे, यानी 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। अब ये होते हैं स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बेसिकली ये ऐसे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, ऐसी मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है ये, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी नंबर, एनी नंबर, 10, 11, 3, 4, 5, 6 एनी नंबर। तो जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे मैथमेटिकल नंबर होते हैं, ऐसे मैग्नीट्यूड होते हैं, रिटन विद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ लिखे जाते हैं। ये R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे लिखा होता है, यानी स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे लिखे होते हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें ये एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया था, दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 1, 3 और 2, ये क्या है, सारे के सारे 1, 3 और 2 ये क्या है, SC है, यानी स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। यानी ऐसे मैथमेटिकल्स नंबर होते हैं, ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू होती हैं, ऐसे मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी नंबर, एनी नंबर, ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, रिटर्न विद, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है, उनके साथ लिखे जाते हैं, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे लिखे होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यहाँ पे क्या होगा, 1N2 + 3H2 और 2NH3, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैं तुम्हें दूँ A + B C, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आगे 2, यहाँ पे 3, रैंडमली मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हें। अब मेरे को बताओ यहाँ पे स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होंगे, जल्दी क्या होंगे, 2 होगा स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 3 होगा और 4 होगा,
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे मैथमेटिकल नंबर, ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू, ऐसे मैग्नीट्यूड होते हैं जो क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ लिखे होते हैं, विद रिएक्टेंट, रिटर्न विद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डेफिनेशन अभी मैंने बताई। सी यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो भाई। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, अब जो हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट SC, और एक होता है नेगेटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, तो यू विल राइट फुल फॉर्म। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक होता है नेगेटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पॉजिटिव साइन मिलेगा, यानी जो अब पॉजिटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है और नेगेटिव, मैंने बोला दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखो जो प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जैसे मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा इसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव साइन, जो प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। और जो हमारे पास रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा इसके साथ वी कैन यूज नेगेटिव साइन। ठीक है, क्यों? देखो वैसे अगर हम बेसिकली कोई भी रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास बेसिकली ये रिएक्शन है, तो कभी भी हमने इसमें तुमने कभी नहीं देखा होगा कोई भी रिएक्शन में कि हमारे पास ये जो नंबर है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी इसके साथ कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नहीं देखा होगा तुमने, है ना? नहीं देखा होगा। क्यों? वो हम आगे पढ़ेंगे, बस इसके जस्ट नेक्स्ट ही टॉपिक है उसमें बताऊंगी मैं। बस अभी तुम इतना याद रखो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसा कोएफिशिएंट, मतलब पॉजिटिव स्टोइचियोमेट्रिक, यानी जैसे मान लो जो मेरे पास प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे ना, प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इसके साथ पॉजिटिव साइन यूज होगा, और जो हमारे पास रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे इसके साथ नेगेटिव साइन यूज होगा। क्यों होगा यूज? देखो बिकॉज प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस विद टाइम। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इंक्रीज ही करेगा टाइम के साथ, और जो रिएक्टेंट है वो हमेशा डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, इस वजह से। ठीक है, ये रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ यूज होता है। तो तुम रीज़न लिख सकते हो भाई, क्यों रीज़न क्या है इसका, साथ साथ लिखो तुम रीज़न। बिकॉज प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस विद टाइम, वो इंक्रीज होता रहेगा टाइम के अनुसार, मतलब टाइम के साथ साथ। इट विल नेवर डिक्रीजेस, ये कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। तुम्हें पता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लो मेरे पास ये रिएक्शन हो रही है A + B = C, ये हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, हमें पता है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, हमें पता है जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। तो यानी जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमेशा इंक्रीज होता है, इसलिए प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ पॉजिटिव साइन यूज होता है। और हमें पता है हमारा रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है, क्योंकि जब रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, इसलिए रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता होगा कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, मान लो मैम हमारे पास ये रिएक्शन है N2 + 3H2 मिलकर NH3 यानी अमोनिया बना रहा है। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्शन है मैम, कभी भी हमने रिएक्शन में ये नहीं देखा कि भी इसके आगे नेगेटिव साइन लगता है, कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा भाई, क्यों नहीं होता, वो तो मैं आगे पता लग जाएगा, इसके नेक्स्ट जस्ट टॉपिक है एक। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और एक होता है नेगेटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसके साथ पॉजिटिव साइन यूज़ किया जाता है, एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसके साथ नेगेटिव साइन, सॉरी माय मिस्टेक, गलत बोल दिया मैंने। हमारे पास जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होता है ये दो तरह के होता है, एक होता है पॉजिटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और एक होता है नेगेटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो रिएक्टेंट होता है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ जो रिएक्टेंट होता है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ नेगेटिव यूज़ होगा, और जो प्रोडक्ट होता है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ पॉजिटिव यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट विल ऑलवेज इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, बात लिखी है, क्या है मैं आपको लिख के बता देती हूँ। द नंबर ऑफ टाइम्स an entity
an entity is repeated in a chemical reaction. अब इस लाइन का मतलब क्या है? ये वाली लाइन का, द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी इज रिपीटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है कि जो हमारे पास टिश्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, ये हमें ये भी बताता है कि कितने टाइम्स एक एंटिटी रिपीट होगी एक केमिकल रिएक्शन में. जैसे हम अपनी ऊपर वाली रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, 1N2 + 3H2 2NH3. तो हमें पता है यहाँ पे 1, 3 और 2, 1, 3 and 2 ये क्या है? स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स है, राइट. तो पता है स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स है, ठीक है. तो ये हमें, यानी जो हमारे पास स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, ये हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक एंटिटी, एक सब्सटेंस रिपीट हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन में. यानी कितने टाइम्स एक एंटिटी का मतलब सब्सटेंस बोल लो, एलिमेंट बोल लो, कंपाउंड बोल लो, कुछ भी कह लो, कितने टाइम्स एक एंटिटी यानी एक एलिमेंट एक रिएक्शन में रिपीट हो रहा है. स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हमें इस बारे में बताता है. हमें पता है इस रिएक्शन में 1, 3 and 2 ये हमारे पास क्या है? स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स है, ठीक है. तो यानी यहाँ पर 3H2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने 3H2 यूज़ करें, इस तरीके से 3H2 यूज़ करें. 2NH3 का मतलब क्या है? कि हमें प्रोडक्ट में 2NH3 मिले, इस तरह से, यही मतलब है. तो यानी स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हमें क्या बता रहा है कि कितनी टाइम्स एक एंटिटी रिपीट हुई, कितने टाइम्स एक सब्सटेंस रिपीट हुआ, है ना. तो यानी यहाँ पे हमें 3 क्या बता रहा है कि कितने टाइम्स H2 रिपीट हुआ है. यानी इस रिएक्शन में कितने टाइम्स हमने H2 लिया, हमने 3 टाइम्स H2 लिया, यानी हमने 3 बार H2 लिया है इस रिएक्शन में, ठीक है. तो ये द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एंटिटीज रिपीटेड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हमें ये बताता है कि कितने टाइम्स एक एंटिटी, एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड, एक एलिमेंट रिपीट होगा एक रिएक्शन में. यानी मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, 1N2 + 3H2O बना रहा है मिलकर 2NH3. तो यहाँ पे मैं मान लो 3 जो है ये हमारे पास क्या है? स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है. तो यहाँ पे 3 हमें क्या बता रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में हमने जो H2 है वो 3 टाइम्स लिया. क्या बता रहा है हमें कि इस रिएक्शन में जो H2 है वो हमने 3 टाइम्स लिया, ठीक है. तो यानी हम ये बता रहे हैं कि इस रिएक्शन में ये जो एंटिटी है, यानी ये जो सब्सटेंस H2, ये कितने टाइम रिपीट हुआ, वही चीज़ समझ गए. द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी इज रिपीटेड इन अ केमिकल रिएक्शन. एक रिएक्शन में जो एंटिटी है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, ये हमें स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बताता है. यहाँ पर अब जो हमारे पास H2 है, इसका स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूँ 3 है. तो यानी हमें क्या बताएगा कि कितने टाइम्स H2 रिपीट हुआ है एक रिएक्शन में, कितने टाइम्स एक H2 रिपीट हुआ है एक रिएक्शन में, हमें ये बताएगा. सिंपल. तो वही चीज़ लिखी हुई है इस डेफिनेशन में, राइट. सी फटाफट कर लो. आप एक सिस्टमैटिक वे में लिख लेना.